Hello everyone, welcome back to Cyber Learning Hub. Hope you all good. Uh, in my previous lecture video, I explained you guys about CI trade, uh, right? Confidentiality, integrity, and availability, which is the basic foundation of the cybersecurity, core principles of the cybersecurity. But uh, I received some requests दैट कि मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं, मैं एक और सेशन आप लोगों को दूं इस पे। चलो मैंने सोचा आज सैटरडे है, ऑफ है, चलो फिर भी थोड़ा टाइम आपसे स्पेंड कर ही लेते हैं। पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तो सेशन दे ही रहा हूं आपको, पर आपको भी जो है वो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? यू शुड डू सेल्फ स्टडी। आप गूगल से सर्च करें तो पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ तो उसी पे आप ना रहे, आप आगे पढ़ें। चलो मैं फिर से आज सेशन दे ही रहा हूँ इस पे, तो पर आप प्लीज़ गूगल कीजिए कि आगे आपको क्या क्या जो है आपको पढ़ना है। चलो अब हम CI की बात करते हैं। जो CIA ट्रेड्स की बात की मैंने, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। व्हाट इज़ दिस कॉन्फिडेंशियलिटी? क्या होता है ये? इट मीन्स दैट कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको कि only the authorized person can access your information. So no authorized person is allowed to access your information. Means suppose आप अपना, मैंने पिछली बार भी यही एग्जांपल दी थी कि that you are using your Gmail account, right? So you are using WhatsApp also, right? For example Gmail की बात की, एक रियल एग्जांपल है ये। तो आप अपने ईमेल्स देख रहे हो अपने जीमेल अकाउंट में, राइट? तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें, जीमेल आप पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, देख लेते हो। अगर किसी और पर्सन ने, कोई और, समवन एल्स लॉगिन योर इन्फॉर्मेशन, राइट, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखिए, आपकी जो मेल्स है वो चेक करेगा, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको देखेगा, तो डैट मीन्स योर कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बीन ब्रीच, राइट? तो वो आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ब्रीच एंड योर अकाउंट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। सो इसका मतलब यही हुआ। तो बात यही है कि अब इस चीज़ को, अब ये जो ब्रीच हुआ इससे क्या नुकसानात है? आपका पासवर्ड जो है वो चोरी हो गया, राइट? आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो सकती है। अगर कोई बिजनेस कंपनी का अगर ईमेल सर्वर या कोई एक्सेस हुआ ऐसे, उसकी जो बिज़नेस जो है वो फाइनेंशियल लॉस हो गया, वो भी एक्सपोज हो गया। बाकी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक हो गई, राइट? तो ये इसके नुकसान आते हैं। तो अब इस चीज़ को अब हमें प्रोटेक्ट करना है, राइट? तो ये हम इस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करें? तो यही है, एक पहला प्रिंसिपल है जो साइबर सिक्योरिटी का है, इसी पे सब कुछ है। मतलब पहला है ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट रहना चाहिए ताकि कोई और ना देख सके, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस चीज़ को ना चेक करे, सिर्फ अथोराइज्ड पर्सन ही चेक कर सके। जैसे कि आपने व्हाट्सएप मैसेज आप अपने दोस्त को भेज रहे हो, राइट? यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू योर फ्रेंड, तो आपका फ्रेंड उस मैसेज को देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है, राइट? आपने उनको भेजा हेलो हाउ आर यू, राइट? तो उन्होंने देखा आपका मैसेज और कोई और नहीं, मैं नहीं देख सकता हूँ कि आपने क्या मैसेज किया है, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट है। वैसे जो व्हाट्सएप है वो वहाँ पे तो वो है यूज़ एंड टू एंड एनक्रिप्शन यूज़ कर रहा है, और वहाँ पे वो आपकी जो मैसेज है वो और कोई देख नहीं सकता है, आप और आपका फ्रेंड ही देख सकता है। इवन जो व्हाट्सएप है वो भी नहीं आपकी मैसेज को देख सकता है, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन है वहाँ पे।
तो इसी तरह अब हम इस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट की बात आई तो हम यहाँ बात करेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की, MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे, एनक्रिप्शन की बात करेंगे, DLP डेटा लॉस प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो क्या है कि आप को जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अगर आपने एक कॉमन पासवर्ड रख दिया welcome@123, तो कोई भी इसको गेस कर सकते हैं, राइट। कोई भी आप गेस करके आपके अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा कम्प्लेक्स ऐसा पासवर्ड रखना पड़ेगा, आपको उसमें न्यूमेरिक यूज़ करने पड़ेंगे, बाकी वो स्लैशेस है समथिंग लाइक दैट, कैप्स में कोई लेटर, कोई स्मॉल में, इसी तरीके का आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा जो थोड़ा टफ हो, कोई उसको गेस कर ही नहीं सकता है। अब आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे पासवर्ड, तो वो कोई भी आपका मोबाइल नंबर जो है वो गेस कर सकता है, देख सकता है। तो ये चीज़ नहीं करना है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग रखा तो कोई उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये एक तरीका है प्रोटेक्ट करने का। दूसरा होता है MFA होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। ये एक दिस इज़ एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हम करेंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर है। सपोज़ आपने अगर आपको एक्सेस करना है सर्वर को या ईमेल को, किसी एक्सेस करना है, आप पासवर्ड डालोगे, खाली आपके पासवर्ड से वो लॉगिन नहीं हो सकता है। उसके अलावा आपको उसमें आपके मोबाइल में जो है वो OTP पी जाएगा। तो आपको जब आप पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आप OTP डालोगे, तब ही आप लॉगिन कर सकोगे। अगर हैकर ने आपका पासवर्ड उनको पता भी चल गया, पर वो OTP लाना एक और सिक्योरिटी है, तो वो मुश्किल है। ये ऐसी बात है, आपने अपने जो है रूम का जो दरवाज़ा है वो बंद किया है, आपने अंदर से एक लॉक लगाया है जिसकी वो लिंक लॉक जैसा है, बंद किया। उसके बाद दूसरा डोर है, वहाँ पे भी लॉक लगाया। उसके बाद दूसरा लॉक लगाया, उसमें बड़ा वाला लॉक लगा दिया। तो एक एक्स्ट्रा लेयर है सिक्योरिटी की। जब भी चोर आएगा तो वो उसको दिक्कत हो जाएगी, पहले बाहर का लॉक, उसके बाद तो इसी तरह ये एक एक्स्ट्रा लेयर है। तो ये थोड़ा मुश्किल है हैकर को इसमें एक्सेस करने की। तो ये चीज़ें हम रख सकते हैं। दूसरी बात आती है एनक्रिप्शन की बात आती है। आपका जो डेटा है, सपोज़, चलो एनक्रिप्शन से पहले मैं आपको एक अटैक की बात करते हैं, एक साइबर अटैक। तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आगे में मुझे सारे बताना है, पर भी फिर भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूँगा। दो चीज़ें होती है, एक ब्रूट फोर्स अटैक होता है, एक होता है पासवर्ड स्प्रे अटैक। तो हैकर ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों हमें रखना है, क्योंकि जो हैकर होता है वो ब्रूट फोर्स अटैक होता है। जैसे कि वो उसमें क्या करता है, वो किसी एक अकाउंट को पकड़ता है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मेरा अकाउंट ले लिया, मुनीर ले लिया, उसको अटैक करना है, राइट। तो वो क्या काम करेगा, वो अटैक करता है, वो मुख्तलिफ पासवर्ड्स, बहुत सारे पासवर्ड्स, वो जैसे कॉमन पासवर्ड्स वो लेगा, welcome@123, ABC@123, ऐसी तरह से बहुत सारे पासवर्ड्स वो लेगा। तो वो अटैक करेगा उस पर। हो सकता है वो कोई इसमें से मैच हो जाए। अगर मैंने कॉमन नहीं रखा होगा, मैंने ऐसा पासवर्ड रखा होगा जो उसको तो वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा होगा, अगर वो करेगा भी तो उसमें वो अटैक नहीं हो सकता। अगर मैंने कॉमन रखा होगा welcome@123, वो इसी तरीके से बहुत सारे पासवर्ड स्प्रे करेगा, उस पर बहुत सारे पासवर्ड फेंकेगा, तो welcome@123 तो एक्सेस होगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो सकती है, राइट। इसी तरह होता है पासवर्ड स्प्रे अटैक। ये ब्रूट फोर्स अटैक था जिसमें सिर्फ एक यूज़र को टारगेट करता है हैकर, मुख्तलिफ पासवर्ड से, बहुत सारे पासवर्ड से एक हैकर को। सपोज़ मैंने अपनी एग्जांपल दी, मुनीर के नाम से मेरे को ही अटैक करेगा, बहुत सारे पासवर्ड वो यूज़ करेगा और करेगा। इसी तरह जो पासवर्ड स्प्रे की बात मैंने की, पासवर्ड क्या कहते हैं इसको,
पासवर्ड जो है ये स्प्रे अटैक, क्या कहते हैं उसको, हाँ पासवर्ड स्प्रे अटैक की बात की। इसमें क्या करता है, इसमें वो मुख्तलिफ अकाउंट्स को, मतलब सपोज़ मुनीर और कोई है, जॉन है, मोहन है, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मनोज है, कुछ भी है, सईद आदिल है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। तो वो पासवर्ड स्प्रे क्या, वो ऐसे पासवर्ड स्प्रे करेगा, बहुत सारे पासवर्ड वो स्प्रे करेगा। हो सकता है इतने किसी न किसी यूज़र को ये मैच कर सके, राइट। उसने वेलकम @123 लगा दिया सब यूज़र्स पे, सईद आदिल को लगा दिया, विजय को लगा दिया, मोहन को लगा दिया। हो सकता है किसी को ये सक्सेस हो, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग रखें, ताकि जो हैकर है वो आप पे इस तरीके से अटैक ना कर सके। ये होता है ब्रूट फोर्स अटैक और पासवर्ड स्प्रे अटैक। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत सारे साइबर अटैक, ये एक छोटी सी बात मैंने एक्सप्लेन की आपको। तो अब आते हैं इसके बाद हम करते हैं बात एनक्रिप्शन की। एनक्रिप्शन जो है वो क्या करता है, एनक्रिप्शन एक जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है, वो उस चीज़ को वो जब हमारे ओवर इंटरनेट चला जाता है, जब भी हम कोई मैसेज जाते हैं वो ओवर इंटरनेट ही जाती है, तो वो उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में उसको सेंड करता है, ताकि कोई और उसको ना देख सके। अनरीडेबल फॉर्मेट मीन्स आपने दोस्त को लिखा हेलो, राइट, हेलो लिखा, या सलाम लिखी आपने, या कुछ आपने उसको एटीएम का पासवर्ड आपको भेजना है उनके पास, तो आपने भेज दिया वो। तो अगर रास्ते में वो हैकर ने उस जो और आपने इंटरनेट भेजे गए, अगर हैकर ने उस टनल को एक्सेस किया, तो उसको पता चल जाएगा कि आप क्या पासवर्ड भेज रहे हो, आप क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, कोई क्या क्या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हो। तो अब हम यहाँ पे एनक्रिप्शन यूज़ करते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को क्या अनरीडेबल फॉर्मेट में ही भेजते, ताकि वो अगर वो अगर हेलो होगा, तो जब हैकर वो देखेगा वहाँ पे किसी और फॉर्मेट में होगा, AC123 ऐसा, मतलब उसको समझ नहीं आएगा क्या है, राइट। तो वहाँ पे जब उनके पास पहुँचेगा वो दोस्त के पास, तो वहाँ पे वो इसको डिक्रिप्ट करेगा विद करेक्ट की, एक की होती है। मैं एग्जांपल ऐसे आपको दूंगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें प्राइवेट की और पब्लिक की बात आती है। सपोज़ आपने एक बैंक साइट को एक्सेस किया, सपोज़ जेके बैंक को एक्सेस किया, https://www.jkbank.com या ICICIbank.com। जो ही आपने इसको लॉगिन किया, तो ये क्या जो है, जो बैंक है, ये एक ब्राउज़र को एक इनके पास सर्टिफिकेट होती है। आप जब भी देखते हो, अगर आप कोई ब्राउज़र खोलते हो, वहाँ पे एक लॉग का साइन होता है, वो एक सर्टिफिकेट होती है, वो डिजिटल सर्टिफिकेट होती है। तो ये क्या है, जब आप ये लॉग इन करते हो, आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, तो वहाँ पे जो है वो ये कि ब्राउज़र को क्या पब्लिक की भेजता है, बैंक उसको पब्लिक की भेजता है। वो पब्लिक की क्या करती है, वो पब्लिक की आपके डेटा को, आपने यूज़र नेम लिख दिया, सपोज़ मैंने munir.k लिख दिया, उसके बाद मैंने पासवर्ड सपोज डाल दिया 123, राइट। तो ये तो अभी रीडेबल फॉर्मेट में है, इसको मैं देख सकता हूँ। अब मुझे इसको लॉगिन करना है, एंटर में जब लॉगिन करूँगा तो ये और इंटरनेट बैंक के पास चला जाएगा, बैंक के सर्वर के पास चला जाएगा। तो वहाँ पे और इंटरनेट इसको हैकर तो देख सकता है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये पब्लिक की होती है, ये इसको एनक्रिप्ट करते हैं। इस आपकी जो आप यूज़र नेम है और आपका जो पासवर्ड है, इसको एनक्रिप्ट करते हैं, और एक एनक्रिप्ट अनरीडेबल फॉर्मेट में ही ओवर द इंटरनेट बैंक के पास चला जाता है। और बैंक के पास एक सर्वर, वहाँ पे एक प्राइवेट की होती है, उनके पास एक प्राइवेट की होती है। उस प्राइवेट की
के ज़रिए इस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है, राइट। और उस जब ये डिक्रिप्ट होगा उसके बाद जहाँ पे आपका पासवर्ड स्टोर होगा, जो आपने पासवर्ड रखा होगा, ये वहाँ पे जो बैंक के डेटाबेस में चेक करेगा जो आपने जो पासवर्ड डाला है क्या ये करेक्ट है। अगर वो मैच हुआ वहाँ पे तो आप लॉगिन कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। तो ये इसी तरीके से अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा क्योंकि इस पर बहुत टाइम लगेगा। इसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। सिमेट्रिक असिमेट्रिक होती है कंसेप्ट है इसमें, प्राइवेट पब्लिक की आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये किसी का कॉल आ रहा है, डिस्कनेक्ट करते थे, सॉरी। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा आगे पूरा प्राइवेट की पब्लिक की ये कैसे होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होता है, ये कैसे हम यूज़ करते हैं, हाउ वी आर यूजिंग दीज डिजिटल सर्टिफिकेट्स इन आवर ब्राउज़र्स। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें तो अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो इसमें पूरा लेक्चर तो इसी में लगेगा। तो इंशाल्लाह आगे मैं इस चीज़ को फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा कभी, इसी पे एक टॉपिक होगा खाली एनक्रिप्शन पे ही, या खाली जो प्राइवेट पब्लिक ये कैसे होता है। तो ये आपको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन इस तरीके से नहीं किया था, मैंने थोड़ा ब्रीफ ही बताया था। पर अब कुछ रिक्वेस्ट आई है कि हमें थोड़ा अभी कन्फ्यूजन है इसमें, सीआई में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अब मैंने किया तो इससे ज़्यादा तो मैं लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन है वो मुझे कॉल कर सकता है या मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उनको समझाने की, या उनको बताऊँगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा जहाँ से आप इस इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो। तो अब बात रही ये मैंने एन्क्रिप्शन की बात की, तो अब है सेकंड कौन सा था, हाँ डीएलपी भी एक डेटा लॉस प्रिवेंशन होता है। ये भी एक प्रोडक्ट होता है, ये कंपनीज यूज़ करती है। मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या, जैसे एंटीवायरस होता है, जैसे आप अपने मोबाइल में एंटीवायरस यूज़ करते हो या लैपटॉप में एंटीवायरस यूज़ करते हो, कोई भी करते हैं। इसी तरह ये भी एक डीएलपी एक प्रोडक्ट है, डेटा लॉस प्रिवेंशन है। ये भी इसका काम क्या होता है, ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि ये लीक ना हो जाए, हमारी इन्फॉर्मेशन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन ना चला जाए। उस चीज़ को उस चीज़ पे ये काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। सपोज़ मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई कंपनी का डेटा सपोज़ मैंने अपने पर्सनल ईमेल पे उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, या किसी एम्प्लॉय ने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, ट्राई की, उसी टाइम जो डीएलपी वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट होगा तो वो उस पे एक्शन लेगा। वो तो एट अ टाइम उसी पे वो इस एक्शन को ब्लॉक करेगा। तो वो ट्रिगर करेगा अलर्ट, और जो टीम होती है, सिक्योरिटी टीम होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा भाई कि यहाँ ये जो है यहाँ पे ये एक्शन हुआ है, तो इस शख्स ने इंफॉर्मेशन लीक करने की कोशिश की थी, और उस टाइम वो ब्लॉक हो जाएगा, तो हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगा। इसलिए ये चीज़ हमने रखा है। तो तभी हम इस चीज़ से हम जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद लंबा लेक्चर होने वाला है, तो मैं अब थोड़ा थोड़ा आपको इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया ही है, पर ये चीज़ ज़्यादा था जो कॉन्फिडेंशियलिटी का, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही आपको बताया। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज ना हो जाए, कोई उसको मॉडिफाई ना कर सके, वो एक्यूरेट रहे, जैसे इन्फॉर्मेशन है वैसे ही रहे, इंटीग्रिटी रहे आपकी। मतलब नो वन कैन मॉडिफाई योर इन्फॉर्मेशन। सपोज़ आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाए है या कोई कंपनी जिसमें जो आपको प्रेजेंट करना है, आपने अपने कंप्यूटर में रखा है, अपने मोबाइल में रखा है, अगर हैकर ने उस चीज़ को एक्सेस किया और उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को एडिट किया, चेंज किया, तो उससे जो है कंपनी को जो है वो लॉस हो सकता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है
वो लीक हो सकती है ना, राइट। तो उसने इंफॉर्मेशन को चेंज किया। तो आपके बैंक अकाउंट में 50,000 है, उसने अकाउंट को हैक करके उसको ट्रांसफ़र किया, चेंज किया, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी थी, आप ही खाली उसको ट्रांसफ़र कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता है। पर उससे आपकी इंटीग्रिटी को ब्रीच किया। यही है इंटीग्रिटी, राइट। सो डैट कि जो हमारा जो वैल्यू है, जो हमारी जो फाइल है वो चेंज ना हो जाए, वो सेम रहे जैसे आपने रखा है, राइट। तो इसमें इसको अगर हमने ये लीक हो गई और ये हैक हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारी इंटीग्रिटी जो है वो ब्रीच हो गया। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रिटी में आती है, मैं आपको बता दूंगा। इसमें हम कहेंगे हैशिंग एक कॉन्सेप्ट है, डिजिटल सिग्नेचर्स भी एक चीज़ है, फाइल इंटीग्रिटी है, इसमें राइट वर्जन कंट्रोल, प्रॉपर एक्सेस परमिशंस, ये चीज़ें हैं। अगर हम ये चीज़ें इन चीज़ों से हम जो है इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सके। हैशिंग का कंसेप्ट है, हैशिंग भी एक यूनिक एक हैशिंग एक यूनिक वैल्यू को जो है एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करती है, लाइक डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ फाइल और अ डेटा, राइट। सो इफ़ समवन मॉडिफाइज इवन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फाइल, अगर किसी ने आपने एक हैश वैल्यू दिया है, SHA-256 हैश वैल्यू दिया उस फाइल को, राइट। आपने सपोज उसको 2568 दे दिया इस वैल्यू को, राइट। ये एक वैल्यू दे दिया, राइट। तो आपने इस फाइल को वैल्यू यही दे दिया। अगर किसी ने आपकी फ़ाइल को मॉडिफाई किया, चेंज किया, तो उस टाइम जो है वो हैश वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो हैश वैल्यू आपने 256 है, आपको पता है मैंने हैश वैल्यू ये दे दिया है, यूनिक वैल्यू आपने दिया हर एक फ़ाइल को। अगर किसी ने उसको हैक करने एक्सेस करने की कोशिश की और उसको चेंज किया, तो वो जो है वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप जब फाइल को देखोगे, आप ओल्डर वैल्यू और न्यू वैल्यू को जब कंपेयर करोगे, तो आप अगर आपको सेम लगा, मतलब कोई चेंज नहीं है, तो डैट मीन्स आवर फाइल इज़ प्रोटेक्टेड। अगर आपको डिफरेंट लगा, जो नया वैल्यू यहाँ पे हो आया है हैश और ओल्ड वैल्यू कुछ और था, तो डैट मीन्स कि हमारी जो है फाइल जो है वो मॉडिफाई हुई है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँगा, इसमें जो मैंने कुछ डेटा बनाया था, सो हाँ, राइट, ये हैशिंग है। तो बाकी अब जो डिजिटल सिग्नेचर, फाइल इंटीग्रिटी है, तो ये कुछ लंबे टॉपिक्स है। तो अभी इस लेक्चर में मैं चाहता हूँ थोड़ा आपको ब्रीफ ही दे दूँ, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गिवन दिस लेक्चर, बट फिर भी जो मेन था मैंने वो बता दिया। अब अवेलेबिलिटी पे आ जाते हैं। तीसरा, वो अवेलेबिलिटी क्या होता है? अवेलेबिलिटी का मीन्स मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम या एप्लीकेशन मीन्स वो हर टाइम अवेलेबल रहो। जब भी एक ऑथराइज्ड पर्सन को, सपोज आपको उस एप्लीकेशन की ज़रूरत हो, उस सिस्टम की ज़रूरत हो, वो आपको हमेशा अवेलेबल हो जाए। सपोज़ आप जेके बैंक एप्लीकेशन यूज़ करें, एम-पे यूज़ करें, आप उस चीज़ को एक्सेस करें, वो डाउन है, या आईसीआईसी बैंक या कोई भी एप्लीकेशन वो डाउन है, तो आपको जो है मनी ट्रांसफ़र करना था, तो एप्लीकेशन ही अवेलेबल नहीं है, तो डैट मीन्स कि किसी वजह से वो स्लो है, सर्वर स्लो है, तो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन जो है ये अवेलेबल होना चाहिए, आपको एप्लीकेशन अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब यही है, अवेलेबिलिटी मीन्स होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड ऑलवेज बी एक्सेसिबल वेन एवर ऑथराइज्ड यूजर्स नीड देम, राइट। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, मैंने कुछ नोट यहाँ किया था। हाँ, अब हमें वेबसाइट सपोज क्या हो सकता है अगर अवेलेबिलिटी ब्रीच हो, तो हमारी जो वेबसाइट है वो स्टॉप वर्क करना करेगी, और एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, बिजनेस ऑपरेशन जो है वो स्टॉप होगा। तो अब हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, हम कैसे इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करें। इसमें रेगुलर बैकअप्स की बात आती है, डीआर डिजास्टर रिकवरी की बात आती है, हाई अवेलेबिलिटी की बात आती है, डीडॉस प्रोटेक्शन की बात आती है, और यूपीएस एंड पावर बैकअप की बात आती है।
तो ये चीज़ इसमें डीडॉस की बात आती है, मतलब ये एक डीडॉस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डायनल ऑफ अटैक। हैकर क्या करता है, आपको वो, अगर आप जैसे जेके बैंक की साइट है, आप एक्सेस कर रहे हो, राइट, तो वो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डायनल ऑफ सर्विसेज वो अटैक करता है, वो ऐसे फेक ट्रैफिक फेंक देता है उस साइट पे, मतलब वो 10,000 20,000 ट्रैफिक ऐसे फेक फेंकेगा उस उस वेबसाइट्स पे। देख, अगर 10 अगर जो एक्चुअल यूज़र अगर इस साइट के हो गए, जेके बैंक एप्लीकेशन के, सपोज 200 हो गए उसका एक्चुअल जो करेक्ट यूज़र हो गए, तो अगर सारे मैं भी यूज़ करूँगा, वो भी यूज़ करेगा, ये भी यूज़ करेगा, तो सर्विस पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सर्विस ठीक रहेगी, स्लो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसे ही 10,000 यूज़र्स ऐसे उस साइट पे लॉगिन करने बैठे, तो उस वजह से जो है वो सर्विस जो है वो स्लो हो जाएगी। तो वो इसी तरह से डीडोस अटैक करता है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड डायनल ऑफ सर्विस अटैक करता है, तो उससे वो थाउजेंड्स फेक ट्रैफिक उस पर फेंक देते हैं, जिससे वो स्टॉप हो जाती है वर्क करना। तो अब हमें इसको भी प्रोटेक्ट करना है। सो बिकॉज ऑफ दिस हैवी ट्रैफिक द सर्वर बिकम स्लो और कम्प्लीटली नॉट अवेलेबल। तो ये डिटेल्स की बात थी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको ये चीज़ को, या अब हम अगर दूसरी बात ये होती है कि हम यहाँ पे रेगुलर बैकअप्स होता है, वी रेगुलरली मेक कॉपीज ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा, सो इफ़ द ओरिजिनल डेटा इज़ लॉस्ट और डैमेज वी कैन रेस्टोर इट फ्रॉम द बैकअप, राइट। ये भी है, इसमें रेगुलर बैकअप्स की बात आती है। डिजास्टर रिकवरी होता है, ये एक प्लान होता है तो रेस्टोर सिस्टम सर्विस को रेस्टोर करने की, अगर कुछ मेजर डिजास्टर आ गया, राइट। तो हाई अवेलेबिलिटी, इसमें एक हाई अवेलेबिलिटी HA यूज़ करते हैं हम। इसमें क्या होता है, अगर एक सर्वर, हमारे पास 2 सर्वर है जेके बैंक के, मतलब अगर हम एक सर्वर बैठ ही गया, डाउन हो गया, तो दूसरा सर्वर ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। हमने 2 बनाए होता है, ये वही चीज़ कहता है। मैं आपको वही डिज़ाइन सिस्टम्स सो डैट सर्विस कंटिन्यू वर्किंग इवन इफ वन कंपोनेंट फेल्स, तो अनदर जो है ऑटोमेटिकली वर्क करे। तो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि आज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है समझ आया होगा। सो प्लीज़ आप सेल्फ स्टडी कीजिए, और मैं इस चीज़ को अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने बैठा तो बहुत टाइम लगेगा, इतना तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ एक ही दिन में। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है, तो आपको ये चीज़ जो है वो खुद भी रिव्यू करना पड़ेगा, गोल सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए, बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करूँगा, राइट। तो गाइस, तो चलो, अपने दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो उसमें सोच लेते हैं किस पे बात करें, पहले देख लेते हैं कि इस पे क्या कमेंट आएगा, क्या कन्फ्यूजन है, कहीं फिर से ना एक्सप्लेन करना पड़े। तो आगे हम देख लेते हैं, हम किस पे बात करेंगे। चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।